मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को चुनने के लिए कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और बात जब हो एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसमें आपको अपना भविष्य चुनने के लिए कई करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम अपने पसंद के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं, जिससे हमारी करियर ग्रोथ भी हो और हमें उस कार्य को करने में आनंद भी आए। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही विभाग के बारे में बात कर रही हूँ जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको विभिन्न करियर ऑप्शंस मिलेंगे। और आज यहाँ इस डिपार्टमेंट की पहचान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के हेड और सेंट्रल लाइब्रेरियन हेड डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय जी, जिनको मंगलायतन विश्वविद्यालय में करीब 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। साथ ही 50 से भी ज्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हुए हैं, जिनके 80 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ जिनको 2023 में बेस्ट प्रैक्टिसिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि कई जर्नल्स के एडिटोरियल मेंबर भी हैं। और आज यहाँ अपने विभाग से जुड़ी कई खास बातें जो आपके आने वाले कल को और भी शानदार बना सकती हैं, हमें बताने वाले हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। सबसे पहले तो मैं इस यास का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स का हेड हूँ उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता सकूँ। बिल्कुल अशोक जी, वैसे तो आर्ट्स विभाग नेम, फेम, दौलत, शोहरत और इज्जत देने वाला विभाग है, लेकिन तब जब छात्र उसमें डटकर मेहनत करें और अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करें। इस विभाग में तो छात्र बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के कोर्सेज के साथ कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में किस किस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, तो हम इसमें BA, MA, PhD ये 3 प्रकार के कोर्सेज कराते हैं। जैसे कि अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1920 के बारे में सुना होगा, तो हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं, जैसे हम FYUG के नाम से जानते हैं, 4 ईयर UG प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 20 के अंतर्गत ये व्यवस्था की है कि सपोज करिए को कोई बच्चा पहले साल एडमिशन लेता है BA में, सपोज करिए, तो अगर पहले साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। थर्ड ईयर में अगर वो ड्रॉप आउट होता है, करके निकलना चाहता है कि एग्जिट करना चाहता है, मुझे आगे और नहीं पढ़ना है, जहाँ उसकी और कोई मजबूरियां हैं, तो उसे सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। अगर बच्चा 4 साल लगातार कंप्लीट करता है तो उसे ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। तो NEP 20 की सबसे बड़ा जो फायदा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है कि बच्चे का समय बर्बाद ना हो, किसी भी आर्थिक स्थिति या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अगर बीच आप बच्चे छोड़ देते हैं जी, तो उनको कुछ ना कुछ डिग्री मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप 1 साल भी किसी कोर्स के लिए डेडिकेटेडली दे रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। ओके सर। तो जैसे मैंने बताया कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो हम BA कहते हैं, उसमें हमारे विभिन्न जैसे ऑनर्स डिग्री देते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा मास्टर ऑफ आर्ट्स में जाता है तो उसमें भी ये सब्जेक्ट रहते हैं। इसके बाद बच्चा BA MA कंप्लीट करने के बाद रिसर्च में भी एडमिशन ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ PhD प्रोग्राम भी इन विषयों में हैं।
जी अशोक जी, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस है और वह किसी छात्र के लिए कितने सिक्योर हैं, ये भी जैसे डिपार्टमेंट जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं बड़ा वास्ट एरिया होता है डेफिनेटली। तो आप इसमें किसी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा होता नहीं है, सिंपल बच्चे को ग्रेजुएट होना चाहिए। या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट्स के जितने भी कोर्सेज आप करके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कोर्स में देखा होगा जो एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन होती है। जैसे मैंने बताया कि बैंक में भी जा सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन की आप तैयारी करके, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, उसमें जा सकते हैं। आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। अगर बच्चा बीए एमए करके नेट पीएचडी क्वालिफाई कर सकता है तो वो टीचिंग में जा सकते हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अपार है, तो बच्चा कहीं भी उसमें जा सकता है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही खास बात बताई आपने। वहीं अगर सैलरी पैकेज की शुरुआत की बात हो, क्योंकि यूथ जनरेशन बहुत एक्साइटेड होती है अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी के लिए, तो आपसे जानना चाहूंगी सैलरी की शुरुआत इस क्षेत्र में कहाँ से हो जाती है? देखिए, डिपेंड करता है कि बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। तो उसमें जो उनके पैकेजेस होते हैं वो डिफर हो सकते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा टीचिंग में जा रहा है, अपना ग्रेजुएशन पीजी नेट या पीएचडी करने के बाद जा रहा है, तो गवर्नमेंट के जो स्केल होते हैं, सपोज बच्चा अपना पीएचडी या नेट करके टीचिंग फील्ड में जा रहा है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें जो उनका स्केल जो यूजीसी एज पर द प्रेस्क्राइब्ड यूजीसी है उसका 15,600 से लेके उसका स्केल होता है, जिसका एजीपी 6,000 हो सकता है। तो उसमें जो मिनिमम स्टार्टिंग होती है वो 70,000 to 80,000 हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ये बच्चा जब नेट और पीएचडी करके टीचिंग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बैंक में अगर कोई पीओ बनता है तो उसकी भी 60-70 हजार से स्टार्ट होती है। सपोज कोई बच्चा एनजीओ में जा रहा है तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के बच्चा किस जगह, मल्टीनेशनल कंपनी पे जा रहा है तो उसमें लाखों के भी पैकेज मिलते हैं। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, या मल्टीनेशनल किसी कंपनी में। तो इसमें यह है कि बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है और जो सामने वाला फ्लक्चुएट हो सकती है। बिल्कुल सर, वही इतना अच्छा कोर्स है ये कि इसमें हर तरह की फील्ड उसके रास्ते खुले हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस स्ट्रीम के छात्र ये कोर्स कर सकते हैं? देखिए, जो बीए में बात करूं, अगर बच्चा 12th करने के बाद चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो बीए में अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। उसमें ये नहीं है कि साइंस का बच्चा है तो आर्ट्स नहीं ले सकता। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो इसमें एडमिशन ले सकता है, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी फील्ड का ले सकते हैं। ओके सर, वहीं आर्ट्स में कई तरह के विषय आपने बताए, तो कुछ विषय के बारे में बता सकते हैं जो बच्चे थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए इंटरेस्ट अपना जान सके? किस तरह के विषय? जैसे बच्चा कोई इकोनॉमिक्स ले सकता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी, जैसे बैंक की तैयारी कर सकता है, या अदर इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डील करते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। कोई बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बच्चे देखा होगा सिविल सर्विस को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में अपना कोर्स करके आप ट्रेनर बन सकते हैं। तो अपना अलग अलग विषयों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं और उसमें क्या आगे जाके करेंगे। ओके सर, वहीं हर तरह के डिपार्टमेंट में एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं? देखिए, इसमें मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है। जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैंने कहा तो उसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स है उसमें भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है। तो अब क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करेगा, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तो वो सारी चीज होती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा NEP 20 आया है उसमें बच्चा क्या है कि अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा स्किल से रिलेटेड कोर्स भी पढ़ेगा, वैल्यू एजुकेशन का भी कोर्स पढ़ेगा, है ना, और अपना जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो भी पढ़ेगा, और सॉफ्ट स्किल भी पढ़ेगा। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पर भी जोर दे रही है, तो वो भी पढ़ेगा जी। तो आपको कोर्सेज के साथ साथ कुछ अपना वैल्यू एडिड, जिससे आपके वैल्यू का एडिशन हो सके, वो कोर्सेज भी आपको पढ़ने का, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके भी कोर्सेज का उसमें प्रबंध किया गया है। ओके सर, वहीं जब स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसका परिवार उसके साथ हर दम रहता है, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे की जॉब लग जाती है तो उसमें एक बिग हैंड जो होता है वो उसके परिवार का होता है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज हैं वो करने के बाद और जॉब के बाद क्या बच्चे को ही फायदा होता है उस जॉब से, या उसके परिवार में भी कुछ उस जॉब से फायदे हो सकते हैं? देखिए,
जो भी इंसान जॉब करता है तो वो अपने परिवार के लिए करता है। ऑब्वियसली जब कोई बच्चा या हम जब कमाते हैं तो जो हमें सैलरी मिलती है वो करती है तो हम अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। इसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई हुई है, जैसे प्रोविडेंट फंड करता है तो वो ऑब्वियसली परिवार के लिए होता है जी। तो इसके अलावा और भी बहुत सी सारी गवर्नमेंट ने अपनी चला रखी है तो वो हमारे परिवार को चलाने के लिए होती है। और जो हमारे ना करें, कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, जो प्रोविडेंट फंड होता है या उसका कोई अपना इंश्योरेंस वगैरह होता है उसका फायदा फिर परिवार को मिलता है। ओके सर, वहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी मंगलायतन विश्वविद्यालय किस तरह से आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों का भविष्य बनाने में मददगार साबित हुआ है? जैसे मैंने बताया कि हम कोर कोर्सेज के साथ साथ उसको अदर स्किल एनहांसमेंट के लिए, एबिलिटी के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए भी बच्चे को शुरू से ही हम तैयारी, फर्स्ट ईयर से भी हम बच्चे को तैयारी शुरू करा देते हैं, जिससे कि वो अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद कहीं भी जॉब, किसी भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए अपना, जैसे विभिन्न प्रकार की कंपनियां आती है तो वहां जाएंगे तो अपने आप को पूर्णतः तैयार कर सके। तो वो हमारा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर से लेके बच्चे के फाइनल ईयर तक ये सारी तैयारियां करते हैं कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे कोई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां या अदर कंपनियां आ रही हैं तो उसके इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करना है और उसका कैसे सामना करना है। तो ये हम सारी चीजें बच्चों को शुरू से ही कराते हैं। एग्जैक्टली सर, अगला प्रश्न मेरा इसी से रिलेटेबल कि छात्रों के प्लेसमेंट के बारे में जो मंगलायतन विश्वविद्यालय एक योजना बनाता है और जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम शुरू से ही बच्चों को प्लेसमेंट की तैयारी कराते हैं, जिससे कि कोई कंपनी आए तो बच्चा उसका सामना कर सके, मतलब जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं उन पर खरा उतर सके। तो इसी हिसाब से हम शुरू से उसकी तैयारी लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा जो एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो विभिन्न प्रकार की कंपनीज को यहाँ बुलाता है। वो कंपनीज आती हैं, बच्चों के प्री इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू जैसे भी होता है उनका एक प्रोसेस होता है, उसको करते हैं। तो इसमें बैंक से रिलेटेड आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं, है ना, और अदर प्रकार की फाइनेंशियल कंपनी भी आती हैं, या फिर मैं बात करूं एनजीओ वगैरह हैं, तो मिक्स टाइप ऑफ कंपनीज वो आती हैं और बच्चों के उनकी योग्यता के अनुसार टेस्ट लेती हैं और उसके बाद यहाँ से लगभग कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका होगा अब तक? देखिए, जो हमारा जो रेशियो रहता है वो 70-80% प्लेसमेंट का रहता है। ओके सर, वहीं एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे हर डिपार्टमेंट की खूबसूरती होती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स की जो खूबसूरती है उसको आप कैसे बयां करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ डेडिकेटेड फैकल्टी सब सब्जेक्ट्स में है ना, सारे वेल क्वालिफाइड, नेट, पीएचडी, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर है, तो सबको वास्ट एक्सपीरियंस है। और जैसे हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं, है ना, और बच्चों के प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसकी भी हमारा डिपार्टमेंट तैयारी करता है। तो हमारे सारे फैकल्टी डेडिकेटेड होके बच्चों को जॉब मार्केट के लिए तैयार करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अदर फील्ड, सिविल सर्विसेज या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्यादा से ज्यादा जाएं, क्योंकि आपने देखा हो कि आर्ट्स के बच्चे सिविल सर्विसेज को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं। तो हमारा मेन एम यही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तैयारी कराएं और उसे फिर हम उसके कैरियर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। वहीं प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। संदेश की जहाँ तक बात आती है, आप आज के विषय डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस सेक्टर हैं, इसको ध्यान में रखते हुए श्रोताओं को जो आपको अभी सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के कोर्स करने के बाद बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही है कि बच्चे इसमें आए, अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ें। देखिए, जिस भी कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे मेहनत और ईमानदारी से पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ें और जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसकी हम अपना वास्ट नॉलेज करें, जिससे कि हमें उसे कंप्लीट करने के बाद हम फिर अपनी कैरियर बनाने के लिए निकलें तो उसमें हम अपना 100% दे सकें। तो मैं यही करूंगा कि बच्चे अपना मन लगाकर मेहनत से पढ़ें और अपने कैरियर को इसमें बनाएं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा संदेश भी है और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको बताया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर अशोक जी ने बताया, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इस क्षेत्र में
तो अपनी मेहनत और टैलेंट के साथ आप भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। साथ ही एक बड़े ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर अशोक जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं और जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें डेडिकेटेड रहें, अपना 100% देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अशोक जी का। न सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट से जुड़े करियर संभावनाओं के विषय पर आपने ढेर सारी जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।